नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं दिनेश कुमार। दोस्तों, इंसान अपनी आज़ादी के लिए तो हमेशा लड़ता रहता है, लेकिन वह पक्षियों को कैद में रखना चाहता है। तकनीकी विकास ने सबसे ज़्यादा इन्हीं पक्षियों को प्रभावित किया है। आप भी जानते हैं कि आज दिन प्रतिदिन पक्षियों की संख्या कम हो रही है। कई पक्षी तो ऐसे भी हैं जो अपने विलुप्त के कगार पे हैं। आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस है। ऐसे में हम थोड़ा थोड़ा योगदान देके घटती इनकी संख्या को बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत छोटा सा योगदान दे सकते हैं। जैसे अगर ये कहीं आपको बीमार या जख्मी हालत में मिले तो इन्हें पशु अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करें। अपने घर के छतों पर अनाज और पानी जरूर रख दें। इससे इनकी मौत प्यास या भूख से नहीं हो पाएगी। एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके घर में ये घोंसला बनाते हैं तो इन्हें नष्ट ना करें, और कोई ऐसा करते हैं तो उन्हें भी रोकें, क्योंकि इसी से एक नया जीव पैदा होता है। तो चूँकि आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, ऐसे में ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसी नोट के साथ आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने कार्यक्रम के पहले पड़ाव पर, जहां हम बात करते हैं अनमोल वचन की। आज जो हमने अनमोल वचन लिया है वो है आचार्य विनोबा भावे का कथन। वे कहते हैं, इंसान ज्ञान में जितना घुल जाता है वह अपने कर्म में उतना ही रंग जाता है। एक नज़र डालते हैं। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज के हमारे मेहमान हैं भोजपुरी साहित्यकार डॉक्टर चंद्रभूषण राय। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। चूँकि आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस है और आप एक साहित्यकार हैं, कहते हैं जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो मैं आपसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि एक इंसान और पक्षी के बीच में कैसा संबंध रहा है? देखिए, हम इस बात को समझते हैं कि पक्षियों का और मनुष्य का अनुनाश्रय रिश्ता रहा है। कालांतर में आप जाएं तो गांव में जब हम लोग रहते थे तो हम लोग देखते थे कि पक्षियों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। अब सबसे जो आज अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय पक्षी तो मोर को ही संज्ञा दिया गया है कि मोर ही भारत के राष्ट्रीय पक्षी है जी। लेकिन मोर सब जगह नहीं पाया जाता है। हम लोग जिस गांव से आते हैं वहाँ मोर नहीं है, लेकिन गौरैया है। गौरैया जो है, छोटी छोटी जो पक्षी है, वो घर के अंदर चहकते रहता है। और हालांकि अभी गौरैया तो काफ़ी विलुप्त हो रहा है, उसके संरक्षण के लिए भी सरकार और समाजसेवी संस्थाएं काम कर रही है। लेकिन गौरैया का जो महत्व है हमारे जीवन में, हम हर घर में देखेंगे आप कि वो घोंसला लगा देती थी और वहाँ उनके बच्चे होते थे। आप देखिए कबूतर का क्या महत्व है। कबूतर का महत्व प्राचीन काल में चिट्ठी पत्री पहुँचाने का काम, संदेश वाहक का काम कबूतर के द्वारा किया जाता था, और कबूतर शांति का भी प्रतीक है। तो कबूतर भी हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। अब तीसरा हम अगर देखें तो कौआ और काग पर तो अनेकों हिंदी और भोजपुरी में गीत बने हैं। अब काग और कौआ अगर किसी के घर के आंगन में अगर बोलता था तो लोग बड़े प्रसन्न होते थे कि कोई आने वाला है अतिथि। यानी अतिथियों के आने के पहले पूर्व सूचना कौआ जो है आंगन में बैठ के दे देता था। तो कौए का कितना महत्व है हमारे जीवन में। अब चील को देख लीजिए। चील जो पक्षी है उसका काम क्या था, जितना भी आपके मैदानी भाग में जो विषैले सांप हैं, चूहे हैं, उनको दूर से देख के और उसको पकड़ लेने का काम चील करता था। चील को बाज भी लोग कहते हैं। अब देखिए गिद्ध का जो विशालकाय जो पक्षी है उसका क्या महत्व था हमारे जीवन में। गांव में आप देखे होंगे कि जो पशु मर जाते थे तो गांव वाले लोग एक जगह बनाए हुए थे जहां ले जाके लोग रख देते थे, और रख देने के बाद गिद्ध जो है उस पशु को पूरा
जो मांस है उसको साफ कर देता था, सिर्फ हड्डी बच जाता था। तो उससे एक सफाई का भी आप देखें तो जितना भी इस तरह के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको भक्षण करके साफ करने का काम भी गिद्ध करता था। गांव में जब हम लोग रहते थे तो ताड़ के जो सबसे ऊंचे पेड़ होते थे उन पेड़ों पर गिद्ध अपने घोंसले लगाते थे। आज गिद्ध भी कम होते जा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है कि जानवरों को जो इंजेक्शन जो दिया जाता है जिससे दूध निकालने के लिए, उस इंजेक्शन के कारण जानवर जब मरते हैं तो वो पॉइजन हो जाता है और इसके कारण से गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं। हालांकि गिद्ध का विलुप्त होना पर्यावरण के लिए ये खतरे की सूची है, ये हम लोगों को मानना है। पर्यावरणविद काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो पक्षियों का, पशु का हमारे जीवन के साथ अनुनाश्रय रिश्ते रहे हैं, आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि पक्षियों के प्रति दया करें, उनको भोजन पानी दें। गर्मियों के दिन में आप देखेंगे क्या हुआ है, गांव तो विलुप्त होते जा रहा है, शहर में इतनी बड़ी आबादी होते जा रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, तो पक्षियों को जो घोंसले बनाने का जगह था, रहने का जगह है, वो कम होता जा रहा है। आज शहरों में भी जो पक्षी रहते हैं, कबूतर, हम लोगों के जहाँ हम रहते हैं वहाँ काफ़ी कबूतर भी रहते हैं। तो जो लोग उनको गर्मियों के दिन में तो पानी सूख जाता है, यहाँ तालाब तो है नहीं, तालाब पर भी तो जिस तरह से लोग अतिक्रमण करते जा रहे हैं, तालाब को भर करके कुछ कुछ उसका निर्माण कर रहे हैं, तो जलाशयों के कमी के कारण से उनको प्यास बुझाने में काफ़ी समस्या होती है। तो पक्षियों, अब देखेंगे गर्मियों के दिन में पक्षी प्यासे मर जाते हैं, भूखे मर जाते हैं। तो हम आग्रह करेंगे जो शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो अपने छतों पर कम से कम पानी रखें, और कुछ अगर अन्न दाना अगर आपके यहाँ नहीं भी हो तो खाना खाने के बाद जो अवशिष्ट आपके यहाँ बच जाता है खाना, जिसको आप जूठे खानों को जो डस्टबिन में लोग जो डाल देते हैं, उस खानों को ले जा कर के आप छत पर डाल दीजिए, उसी को खा करके पक्षी जिंदा हो जाएंगे। और अगर कहीं पक्षी कोई घायल होता है या उस स्थिति में जाता है तो हम यह भी कहेंगे कि उसके इलाज की व्यवस्था हम लोग करना, यानी हमको संवेदनशील होना चाहिए पक्षियों के प्रति, क्योंकि हमारे प्रति, हमारे जीवन के प्रति पक्षी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और वो भी काफ़ी संवेदनशील होते हैं। सर, चूँकि ये आपका विषय नहीं था, लेकिन हमें ये पता था कि एक साहित्यकार के मन में बहुत सारी भावनाएं रहती है, वो पशु पक्षी सबको एक संवेदनशील होकर देखता है। जब हम भोजपुरी की बात करते हैं तो भिखारी ठाकुर का नाम आता है। आज की जो पीढ़ी है वो बहुत कम जानता है कि भिखारी ठाकुर का भोजपुरी में क्या योगदान है, और आपके ज़रिए हम चाहेंगे कि आप ये हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों भोजपुरी ठाकुर को, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। देखिए, भिखारी ठाकुर को अगर जानना हो तो उनके जीवन और संघर्ष को समझना होगा। और भिखारी ठाकुर जी का जो जीवन है वो सुदूर गांव में जहां उनका जन्म होता है, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो हम लोगों की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें आप जानते हैं कि गरीबी और अमीरी में काफ़ी अंतर था। बहुत कम ही लोग संपन्न होते थे और बाकी गांव के गांव में बहुत लोगों को रोजी रोटी के संकट होता था। जिस गांव में भिखारी ठाकुर जी का जन्म हुआ वो गांव में भी कुछ जमींदार लोग रहते थे, और भिखारी ठाकुर जी के साथ जो उनका तो जो काम है भिखारी ठाकुर जी का, वो काम करते थे। काम करते करते वो कलकत्ता चले गए। अब कारण क्या था कि कलकत्ता उस समय देश के राजधानी था और वहाँ ब्रिटिश हुकूमत का जो शासन व्यवस्था था वो वहीं से चालू होता था। पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये जितने भी राज्य हैं वो सब उस समय बंगाल के ही पार्ट थे। तो भिखारी ठाकुर जी का जीवन यात्रा गांव से लेकर के जो शहर की तरफ गया, और गांव में उन्होंने जो चीज़ों को देखा नज़दीक से, समाज की जो व्यवस्था देखा उन्होंने, तो सामाजिक कुरीतियों पर
उनका सबसे जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि उन्होंने नाटक बनाया। कई ऐसे नाटक वो जो मंच पर मंचन करते थे, तो कई नाटक उनके हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुए, और उसके पीछे कारण है कि समाज के एक एक बिंदुओं पर सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने देखा कि गांव की क्या परिस्थिति है, गांव के लोग कैसे पलायन करते हैं। आप जानते हैं भोजपुरी समाज में जो सबसे बड़ी विडंबना रही है कि भोजपुरी समाज के लोग लगातार पलायन किए हैं रोजगार के लिए। कभी कोई कलकत्ता गया, कोई दूसरे देशों में चला गया, और कलकत्ता से ही लोग दूसरे देशों में भी जाते थे। आप देखिए तो आज पूरे दुनिया में खास करके 4-5 देशों में तो भोजपुरी समाज के लोगों ने हुकूमत भी बना रखी है। तो वो जो पलायन का जो दर्द है, गरीबी का जो दर्द है, समाज की जो व्यवस्था है, उसकी संवेदना है, उन बिंदुओं पर भिखारी ठाकुर जी ने प्रकाश डाला और अपने नाटक के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने उन बिंदुओं को फोकस किया जिसके कारण राहुल संस्कृतायन जी ने भिखारी ठाकुर जी को शेक्सपियर की संज्ञा दी। और भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी समाज के लिए एक लैंडमार्क हैं। बिल्कुल, ये जो आपने बात बताई है, आज के युवा पीढ़ी सच से में ये जान पाएंगे कि क्यों उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि भिखारी ठाकुर का एक जो प्रसंग है या उनकी एक रचना है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो पति पत्नी के बीच प्रेम का। मैं चाहूँगा कि वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। उनकी जो रचना है पति पत्नी के प्रेम के संबंध में, देखिए उनकी तो कई रचनाएं। जी जी। तो कई रचनाओं में आप देखेंगे कि प्रेम का जो प्रसंग है वो भोजपुरी समाज में तो लंबे समय तक नहीं रहा, कारण कि पलायन के कारण पत्नी कहीं अलग रहती है, पति कहीं अलग रहते हैं। गांव छोड़ करके आप देखेंगे कि शादी विवाह जैसे ही होता है ना, जी जी, वैसे ही घर के जो बड़े बुजुर्ग या गांव के लोग कहते हैं कि अब तो बियाह तार हो गई, तो खाए पिए के व्यवस्था कैसे हुई, मेहरारू आ गई। पहले अकेले रहे तो खात पियत रह बाबूजी के दलान में, अब मेहरारू आयल तो कितना कितना लोग कोई खर्चा उठाई। अब उसके कारण ताना सह करके वो लोग घर से बाहर चले गए, जा कर के नौकरी पेशा के लिए वहाँ चले गए। अब नौकरी पेशा के लिए जब वहाँ चले जाते हैं घर से बाहर, तो समस्या होती है कि वो लगातार काम करते करते उधर रह जाते हैं। रहने के बाद वहाँ के स्थानीय जो नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि एक कहानी प्रचलित है, भोजपुर इलाके में आप जाइएगा तो, कि कोई अगर गुवाहाटी अगर कोई जाता है तो उसको वहाँ की महिलाएं जो हैं जादू टोना जानती है, वो उसको उन पुरुषों को भेड़ा बना देती है। मतलब भेड़ा बना देती है, वो पुरुष व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो भेड़ा बन जाता है, और उसको जब मन होता है तो उसको इंसान बना करके इस्तेमाल करती हैं और फिर उनको भेड़ा बना के रख देती हैं। ये प्रचलित रहा है, जादू टोना के रूप में लोग जाना जाता था कामाख्या को, गुवाहाटी को, उस इलाके में लोग जो जाते थे। तो यहाँ जो संकट था कि भाई महिलाओं को ये संकट था कि हमारे पति लंबे समय से वहाँ हैं और हम यहाँ हैं, तो उस पर भिखारी ठाकुर जी का एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। कई उनके नाटक हैं, जिसमें एक जो गोबर घिचोर जो नाटक है जी, विदेशिया है, ये सब उसी पर आधारित है कि भाई घर से जो बाहर चला गया तो विदेशिया हो गया, या कोई बाहर का आ गया कोई गांव में, तो गांव में जो बाहर का आदमी आता है उसका स्त्री, अब प्रेम प्रसंग तो स्त्री और पुरुष का स्वाभाविक गुण है। अब जब गांव से लोग बाहर गए और इधर गांव में उस स्त्री को प्रेम हो जाता है गांव के किसी व्यक्ति के साथ, और उसके बाद उससे संतति हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। अब वो बच्चा जो है 15 साल का जब होता है, तब कोई गांव का गया वहाँ रोजगार करने, और उसके पिता को बताता है कि आपका तो वहाँ लड़का जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। वो वहाँ से आते हैं अपने बच्चे को ले जाने के लिए कि इसको भी ले जाएंगे कमाने के लिए,
यहाँ जब आते हैं तो उनकी स्त्री पत्नी जो है जाने नहीं देती है। गांव में पंचायती होता है, पंच लोग आते हैं। पहले पंचायती कौन लोग करते थे? जो गांव के सबसे मजबूत लोग होते थे, जमींदार लोग होते थे, जो मानिंद लोग होते थे। और कई तरह की, भाई पंचायती में भी तो कई तरह की विकृतियां पैदा होती है। आप उसमें वो अपने लड़के को ले जाना चाहता है, पंचायती बैठता है, पंच के लोग कहते हैं कि भाई जब संघर्ष होता है, जो उसके बच्चे का जो मूल पिता है वो भी उस पर दावा ठोकते हैं कि हमारा बच्चा है, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा है। अब पंचायती जब बैठता है तो कहता है कि इनको 3 पार्ट में काट करके दे दिया जाए। इस परिस्थिति में एक संवेदनशील पहलू होता है कि माँ कहती है कि नहीं, आप ही लोग दोनों ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए। काटने पर वो तैयार नहीं होती है। जब वो दोनों बच्चे को कटवाना चाहते हैं तो पंचायती करने वाले लोगों के मन में एक संवेदना आती है और वो लोग उन दोनों को हटा करके बच्चे को पिता को सौंप देते हैं। ये गोबर घिचोर जो नाटक है, ये भिखारी ठाकुर जी का बहुत ही प्रचलित नाटक है। भोजपुरी में एक और नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, महेंद्र मिश्र का। थोड़ा उनके बारे में बताएं। देखिए, महेंद्र मिश्र जी का जो जीवन है वो काफ़ी लंबा और संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। आज़ादी के आंदोलन में भी वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं। और एक वाकया है कि वो घर में अपना नोट छापते थे उस समय, उसमें गिरफ्तार भी हुए थे। और नोट छापने के पीछे जो उनका उद्देश्य था वो था कि जो क्रांतिकारी लोग हैं, देश के आज़ादी के आंदोलन में जो लोग भाग ले रहे हैं, उन लोगों को मदद करना। तो एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि एक गोपी चंद नाम के एक पुलिस के इंस्पेक्टर थे और वो CID से थे। उनके ही घर में उनके नौकर बन करके उन्होंने काफ़ी समय गुजारा। गोपी चंद उनका नाम है। और वही गोपी चंद जी जब पूरी बात जान गए तो फिर उन्होंने उनको गिरफ्तार करवाया। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि महेंद्र मिश्र जी को गीत संगीत के लिए याद किया जाता है। और पूर्वी गीत जो भोजपुरी का धड़कन जिसको कहते हैं, वो पूर्वी गीत के जनक माने जाते हैं महेंद्र मिश्र जी। आप पूर्वी गीत को अगर देखा जाए तो भाई पूर्वी कैसे हुआ, तो हमने इस बात को एक बार पहले भी बताया कि भिखारी ठाकुर जी का भी लगभग उसी तरह का कनेक्शन है कि जो पलायन जो हुआ हमारे इलाके से, गांव के गांव जो पलायन हुआ, और पलायन में जो सबसे ज़्यादा संकट अगर किसी को हुआ तो स्त्रियों को हुआ। कारण कि पति जो है ला करके गौना होना, जो हम लोग के यहाँ शादी विवाह के बाद गौना होता था। तो क्या यही कारण है कि जो भोजपुरी साहित्य में है, भोजपुरी साहित्य में स्त्री वेदना को ज़्यादा दिखाया गया है? हाँ, ये बात सही है कि भोजपुरी समाज में स्त्रियों को सबसे ज़्यादा समस्या हुआ है। और उसके पीछे देखिए, आप कारण को देखेंगे तो भोजपुरी समाज पुरुष प्रधान समाज है और एक संयुक्त परिवार के कंसेप्ट जो है, आप एक तरह से देखें तो वो आज भी भोजपुरी समाज में मौजूद है। तो एक जो संयुक्त परिवार में जो संकट है, संवेदना है, उसको देखिए कि जब कोई लड़के की शादी हुई, पत्नी आके घर पर चली आई, आऊ चला गया बाहर नौकरी करने, और नौकरी करते करते लंबे समय तक वह नहीं आता है, तो स्त्री की वेदना को समझ सकते हैं। और सिर्फ वही नहीं है, बल्कि ननद और भौजाई के द्वारा, जो मायके में है तो ननद, मायके में है तो ये भौजाई के द्वारा, और ससुराल में है तो ननद के द्वारा, सास के द्वारा, उसके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उसके ऊपर जो यातना जो उसको झेलना पड़ता है, मानसिक शारीरिक, उन सब बिंदुओं को भिखारी ठाकुर जी और महेंद्र मिश्र जी ने भी गीतों के माध्यम से उसको उन्होंने उजागर करने का काम किया है। तो पूर्वी गीत में आप देखिए कई गीत फेमस है। सर, हम बात कर रहे थे महेंद्र मिश्र के गीतों के बारे में, तो हम चाहेंगे कि उनके कुछ
चुनिंदा गीत या कुछ अच्छे गीत जो लोकप्रिय हैं वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, महेंद्र मिश्र जी के जो पूर्वी कई गीत हैं, जी उसमें जो गीत है हमने चर्चा की ही थी कि स्त्री प्रसंग ज़्यादा है उसमें एक गीत है कि अंगुली में डसले बिया नगिनिया, ननदो भैया के बुला दो। आप समझिए, उसी तरह का वो स्त्री वेदना का गीत है कि जो गीत का प्रसंग को समझने की आवश्यकता है कि वो गीत जो महेंद्र मिश्र जी ने जो गाया है या उसकी रचना उन्होंने की है कि स्त्री के जो शरीर के अंदर जो वेदना है पति के दूर रहने के कारण से, उस वेदना को उस गीत के द्वारा समाहित किया गया है कि अंगुली में डसले बिया नगिनिया हो, ननदो भैया के बुला दो। इसका सरल मतलब क्या हुआ? सरल का मतलब हुआ कि जो स्त्री की वेदना को आप तो समझ सकते हैं। अच्छा। अब स्त्री की वेदना क्या होगी? पुरुष अगर उसके पति नहीं हो जी तो उसको भाई कई तरह की बातें होती हैं। आप देखेंगे कि जो फगुआ का बहुत महत्व है। माने आप भोजपुरी समाज में देखिएगा तो होली के समय में एक से एक गीत, आजकल तो काफ़ी परिवर्तन हो गया है, पहले वाला जो स्तर है वो तो नहीं रहा। इसी कारण से आप सुनते होंगे कि बहुत अश्लीलता है। जी। तो अश्लीलता क्या है? जो गांव के मूल चीज़ है, उन चीज़ों को जहां वो घर के अंदर है, गांव के अंदर है, उन चीज़ों को ला करके जब आप पटल पर लाएंगे, मंच पर लाएंगे, तो वो चीज़ें जो घर में गाली गलौज जो लोग करते हैं वो मंच से नहीं कर सकते हैं, तो वो अश्लील तो है ही। तो अश्लीलता मतलब जो घर का चीज़ है उन चीज़ों को परोसने की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह से आज जो बाज़ार के स्थिति बन गई है, जिस तरह के सिनेमा और जो गीत जो बन रहे हैं, हालांकि इसका और भी प्रभाव है कि प्रचार भी काफ़ी हो रहा है इससे। और देखेंगे कि जो फिल्म जो बन रहे हैं, आज तो स्थिति है कि भोजपुरी फिल्म दक्षिण भारत के भी जो फिल्म है उसमें डबिंग हो रहा है। मतलब इस भोजपुरी भाषा और संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो गीत और नाटक के माध्यम से सबसे ज़्यादा हुआ है। और यही नहीं, इसमें हम तो उन भोजपुरी जो मूल के जो लोग हैं उनको भी इस बात के लिए ज़रूर हम लोग कहेंगे कि सोचिए कि आज से 150 बरस 200 बरस पहले जो लोग यहाँ से प्रवासन के दौर में दूसरे देशों में जो चले गए, मॉरिशस चले गए, फिजी चले गए, सूरीनाम चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए, गुयाना चले गए, जो भोजपुरी समाज के लोग यहाँ से गए, या मगह के लोग भी गए हैं। माने मगही और भोजपुरी में बहुत अंतर नहीं है, दोनों मौसेरी बहनें हैं। तो ये मगध के लोग हैं चाहे भोजपुरी, सारे लोगों का जो प्रवासन हुआ, वहाँ जाएंगे आप तो आप देखेंगे कि इतनी पीढ़ी को गुजर जाने के बाद भी उनके यहाँ जो संस्कृति है भोजपुरी की, भोजपुरी के जो मीठी आवाज़ है वो बरकरार है। सर, हम बात कर रहे थे महेंद्र मिश्र के गीतों के बारे में, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हम चाहेंगे कि चूँकि आपका जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, तो कुछ अपने जीवन यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अब गांव से निकलकर हम जब पटना आए तो बीएन कॉलेज में हमने पढ़ाई की, और बीएन कॉलेज से स्नातक करने के बाद विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग से स्नातकोत्तर की हमने डिग्री ली, और वहीं से हमने पीएचडी भी किया। उसके बाद लगातार राजनीतिक सामाजिक जीवन से हमारा जुड़ाव रहा। राज्य के अंदर जितने भी तरह के सामाजिक आंदोलन होते थे उस आंदोलन में हम पार्टिसिपेट करते थे। उसी क्रम में वर्ष 1994 में पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई के क्रम में ही श्री नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई, और फिर मैं उनके साथ लगातार रहा। बीच में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्य भी उन्होंने बनाया, और फिर भोजपुरी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने हमें जिम्मेवारी दी। अभी बिहार के पुस्तकालय प्राधिकार है,
शिक्षा विभाग के उसके सदस्य हम हैं। और अभी पटना कॉलेज में राजनीति शास्त्र विभाग में अतिथि संकाय में हम अध्यापन का काम कर रहे हैं। सर, जब आप किसी आपके समय, चूँकि आप बहुत पहले पटना आए होंगे बीएन कॉलेज में, जी। तो एक जब नया नया लड़का बीएन कॉलेज में गांव से यहाँ आता है तो उस वक्त की क्या परिस्थिति रहती है? ख़ास तौर पे मैं आपके बारे में बात करूँ तो देखिए, जब गांव से बच्चे जब आते हैं कॉलेज में तो उनके दिल में बहुत बड़ा सपना होता है, और सपना होता है लक्ष्य को प्राप्त करना। अब लक्ष्य उनके मन में क्या है? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है। तो इस तरह से सब लोग अपने मन में कुछ सपना लेके आते हैं, और उसके माँ बाप के भी मन में कुछ सपने होते हैं कि हमारा बेटा जो वहाँ गया है पढ़ने, वो उनके सपने को पूरा करता है। लगातार पढ़ाई लिखाई के दौरान कुछ लोग उसमें सफल भी हो जाते हैं, लेकिन सफलता का जो प्रतिशत है बहुत कम होता है। ज़्यादातर लोग उस लक्ष्य को प्राप्त जो नहीं कर पाते हैं, उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तो वो अन्य कार्य में लग जाते हैं। सामाजिक राजनीतिक काम में लग जाते हैं, कोई साहित्यकार हो जाते हैं, कोई पत्रकार हो जाते हैं, कोई राजनीतिज्ञ हो जाते हैं। और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो कुछ लोग रोजगार करते करते ठेकेदारी करते हैं, कुछ लोग अन्य कार्य में भी चले जाते हैं। तो छात्र जीवन तो बहुत मधुर जीवन होता है। उस समय तो ऐसा लगता है कि पूरा संसार ही हमारा है, इसलिए कि किसी तरह का कोई चिंता और फिक्र नहीं होता है। माता पिता के सपना होता है उनके साथ जुड़ा हुआ। अब उस सपने को हम लोग जितना जो भी कोशिश हर छात्र अपने जीवन में कोशिश करता है कि माँ बाप के सपनों को पूरा करें, अपने भी सपनों को साकार करें। प्रयास होता है, लेकिन सफलता सबको तो नहीं हो पाता। आप पुस्तकालय प्राधिकार के सदस्य भी हैं, तो इसका क्या योगदान है पुस्तकालय को बेहतरीन बनाने के लिए? पुस्तकालय प्राधिकार का मतलब ये हुआ कि जो अथॉरिटी है, सरकार ने पूरा अथॉरिटी एक बना दिया है। अथॉरिटी के कुछ मेंबर्स हैं, उसके एक चेयरमैन होते हैं। अब इनका काम है कि राज्य में जितने भी पुस्तकालय हैं, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसके संदर्भ में नीति निर्धारण करना, उसको संचालन की व्यवस्था के लिए कुछ नियम कानून बनाना, उसके अनुरक्षण के लिए अनुदान देना, उनके भवन का निर्माण करना, उनको पुस्तक अनुदान के रूप में देना, और उनको वित्तीय अनुदान भी देना। इतना काम प्राधिकार का है। और फिर उन चीज़ों को भी देखना कि वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्राधिकार का काम काफ़ी व्यापक है और पुस्तकालयों के ही अनुरक्षण से संबंधित है। अगर कोई, जैसे चूँकि हम पुस्तकालय की बात कर रहे हैं, जैसे अगर कोई गांव में पुस्तकालय खोलना चाहे तो उसके लिए कोई नियम है या कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है? हाँ, अगर कोई गांव में पुस्तकालय खोलना चाहता हो तो वो निजी ज़मीन हो या सरकारी ज़मीन हो, अगर किसी तरह से कम 2 कट्ठा ज़मीन चाहिए। और जब 2 कट्ठा ज़मीन होगा तो फिर उसका प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव आएगा प्राधिकार में। ऐसे प्राधिकार का योजना है कि प्रत्येक पंचायत तक, अभी हम लोग गांव तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन योजना है कि प्रत्येक पंचायत में हम एक पुस्तकालय बनाएं। अभी अगर डाटा के रूप में देखा जाए तो अभी अनुमंडल से नीचे हम नहीं जा पाए। अभी बहुत सारे अनुमंडल में पुस्तकालय नहीं है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुस्तकालयों को अनुमंडल और उसके बाद प्रखंड तक चले जाएं। प्रखंड के बाद हम पंचायत में जाएंगे। ऐसे अगर कोई विशेष आवश्यकता होगी, कहीं किसी को बनाना होगा, तो उसके लिए भी हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि इन साहित्य रचना और साहित्य के अलावे और आपके क्या शौक़ हैं और आप किन चीज़ों में अपना समय देते हैं? देखिए, अब भोजपुरी से जुड़ाव जो है इसलिए हुआ कि अब मूल रूप से भोजपुर के ही हम रहने वाले हैं। जी सर। और मातृभाषा होने के कारण से हम इस बात को महसूस करते हैं और लोगों से भी ये बात करते हैं कि जब भी
हमनी के आपन भाषा में केकरो से बात करेला आदमी तो वो बात जौन बात उन दिल से अंदर उतर जाला। ई सबसे महत्वपूर्ण बात बा कि भाई आप जौन भाषा के भी लोग हैं वो आपकी मातृभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो मातृभाषा में जो बातचीत करने का जो आनंद है, उसके साहित्य को समझने का, उसके संवेदना को जो समझने का जो आनंद है, वो किसी दूसरे भाषा के जो आप प्रयोग करेंगे तो उस संवेदना तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। एक छोटा उदाहरण आपको मैं बताता हूं कि विश्व मातृभाषा दिवस बांग्लादेश में मनाया जाता है। आप सब लोग जानते होंगे कि मातृभाषा के कारण ही पूर्वी और पश्चिमी जो पाकिस्तान है अलग हुआ और वहाँ आंदोलन हुआ छात्रों का। ढाका विश्वविद्यालय में व्यापक आंदोलन हुआ मातृभाषा के सवाल पर और उसमें गोलियां चली, कई लड़के शहीद हुए। तो 21 फरवरी को वहाँ विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो 168 देशों के लोग वहाँ गए हुए थे। इत्तेफाक से हमको भी वहाँ जाने का मौका मिला। 3 दिनों तक कार्यक्रम को मैं सुन रहा था, अलग अलग मातृभाषा के लोग बोल रहे थे, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज़ हम वहाँ बैठे बैठे 3 दिनों में महसूस किए कि भाषा का निर्माण भाव से होता है। भाव पहले है, भाव को समझ के भाषा बना, और भाषा से साहित्य, और साहित्य से संस्कृति, और संस्कृति से संस्कार और समाज। ये पूरा एक सीक्वेंस है। जब हमको अंतिम दिन मौका मिला बोलने का, तो हमने रघुवीर नारायण जी के जो गीत है, बटोहिया गीत को मैं वहाँ पढ़ा। और हमारा पढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य था कि बांग्लादेश के लोगों को यह भी बताना कि ये जो आज बांग्लादेश है, ये पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब जो राज्य हैं सब पहले संयुक्त प्रांत होते थे, उसके हिस्सा था। तब जब हमने 1912 का ये गीत है, 1912 के पहले सब एक ही थे। तो भोजपुरी में जब हम सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, जब हमने गीत गाया तो वहाँ जूरी में बैठे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति दौड़ के आए और उन्होंने कस के हमको पकड़ लिया। क्या इसका वजह ये था कि आप अपनी बात को अपनी मातृभाषा में कह रहे थे? हाँ, और उन्होंने इसका कारण जो बताया, वो कहलन कि बबुआ आज हमरा के तू दिलीप कुमार वाला याद दिला दिला। दिलीप कुमार का एक सिनेमा बना था, भोजपुरी फिल्म को फिल्माया गया था दिलीप कुमार जी पर। और जब उनसे प्रगाढ़ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम भोजपुर ज़िले के जगदीशपुर, जहाँ बाबू कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, वहाँ के रहने वाले थे और 150 वर्ष पहले वो जा कर के बांग्लादेश में बस गए थे। वहाँ बंगला अकादमी के ऊपर अधिकारी भी थे। आपका बहुत योगदान है। हमारे पास समय कम है। आज आपने बिहार बिहान को अपना बेशकीमती समय दिया, बहुत सारी हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हमें आप मेल करके और ख़त भेजकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।